चैलेंजर क्लासेस के छोटे से यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये हमारा क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग वर्क और एनर्जी चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने वर्क के बारे में समझा था। हमने ये समझा था कि वर्क क्या होता है, साइंस की लैंग्वेज में वर्क किसे कहते हैं, वर्क किन किन टाइप्स का हो सकता है, और उसके साथ साथ वर्क का इंटेक्स और एग्जाम्पल्स के जो किताब में क्वेश्चंस गिवन थे उनको भी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया था। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी के बारे में समझने वाले हैं। एक्चुअल में एनर्जी क्या चीज़ है? तो दोस्तों, एनर्जी का रिलेशन वैसा ही है वर्क के साथ जैसा एक भाई का बहन के साथ होता है। इसका मकसद ये है कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एनर्जी होता है तो वर्क डन आता है। अगर हमारे पास एनर्जी नहीं तो मैं वर्क क्या करूँगा, और वर्क करने की वजह से एनर्जी बॉडी में स्टोर हो जाती है, जिस बॉडी पे आप वर्क डन कर रहे हो। तो कहने का ये मकसद है कि एनर्जी और वर्क डन आपस में इंटरलिंक है, इसीलिए हम इनको एक ही चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वर्क, एनर्जी और पावर, ये तीन जो भाई बहन है ना, ये आपस में इंटरलिंक है। इसीलिए सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से इनके फॉर्मूले भी काफ़ी सिमिलर है। वर्क और एनर्जी के फॉर्मूले काफ़ी सिमिलर है, इनके एसआई यूनिट्स भी सिमिलर है। तो दोस्तों, चलो बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम सबसे पहले समझने वाले हैं एनर्जी क्या होती है। दोस्तों, एनर्जी के बिना तो हमारी लाइफ सस्टेन ही नहीं हो सकती। अगर हम लाइफ में कुछ भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं हमारे बॉडी के अंदर, डाइजेशन हो रहा है, या मैं जो भी बोल रहा हूँ इस वक्त, या आप डेली लाइफ में जो आप फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, विदाउट एनर्जी तो वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर मुझे अपने ज़िंदगी में सर्वाइव करना है तो मुझे एनर्जी चाहिए, और ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्क करने के लिए। तो यानी कि मुझे लाइफ में जीना है, मुझे लाइफ में सस्टेन करना है अपनी लाइफ को, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, और वर्क के लिए हमें एनर्जी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट द एनर्जी। एनर्जी के बिना तो लाइफ इम्पॉसिबल है। सही बात है। अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो सीधी सी बात है, मैंने खाना खाया होगा तभी तो बोल पा रहा हूँ। अगर नहीं खाना खाया होता तो बोल कैसे पाता? इसका मतलब कि जो खाना खाया उसकी वजह से बहुत सारे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुए हमारे बॉडी में आफ्टर द डाइजेशन। डाइजेशन होने के बाद हमारे बॉडी में उस मील से, उस खाने से बहुत सारे एनर्जीज प्रोड्यूस हुए, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो गया, और वही माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी हमें अभी मिल रहा है, और जिसकी वजह से हम और आप आपस में बात कर पा रहे हैं। कहने का ये मकसद है कि जो एनर्जी है वो हमें खाने से मिल रहा है, यानी केमिकल से मिल रहा है। इसी प्रकार जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके आपको वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे लाइट्स जल रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि बिना लाइट के या बिना किसी एनर्जी के फॉर्म के आप वर्क नहीं कर सकते। वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है एनर्जी। तो दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि लाइफ इज इम्पॉसिबल, लाइफ इज इम्पॉसिबल, लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। यानी कि हमारी जो लाइफ है ना, वो इम्पॉसिबल है एनर्जी के बिना। अगर हमें अपनी लाइफ को जीना है तो हमें एनर्जी चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हमारी डेली आम बोलचाल की भाषा में बात हो गई एनर्जी की। लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी इन द साइंटिफिक अप्रोच? जैसे वर्क का एक साइंटिफिक अप्रोच था, उसी प्रकार एनर्जी का क्या साइंटिफिक अप्रोच है? तो दोस्तों, ये जो एनर्जी का अगर मैं डिफाइन बात करूं, एनर्जी की डिफाइन की बात करूं, तो हम कहेंगे कि इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी जो है वो किसी भी काम को करने की कैपेसिटी या एबिलिटी है। क्या मतलब है सर आपका? कहने का मकसद ये है कि जैसे ये भाई साहब है, इन्होंने डंबल उठा रखा है, या ये
जो भी आप बोलते हो, ये उठा रखा है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें इस बंदे ने मान लो 5 kg का लगा रखा है और ये उठा रहा है, ठीक है। अगर इसके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो 10 kg का उठा के ऊपर नीचे करेगा। कहने का मकसद ये है कि जब जो बंदा जिम में जा रहा है, ये बंदा जो जिम में जा रहा है वो अपने एनर्जी के हिसाब से वेट लिफ्ट कर रहा है, वेट उठा रहा है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वर्क डन ज़्यादा कर रहा है, एनर्जी कम है तो वर्क डन कम कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि जो वर्क करने की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, यही हमारी एनर्जी होती है। जैसे अगर मैं ज़्यादा एनर्जी है मेरे में तो मैं ज़्यादा काम करूँगा, इसका मतलब कि मैंने ज़्यादा काम किया ज़्यादा एनर्जी की वजह से, इसका मतलब मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो ज़्यादा काम हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारे काम करने की जो एबिलिटी है ना, कैपेसिटी, उसे ही बोलते हैं वर्क। अगर ज़्यादा एनर्जी है तो भाई मैं पूरे दिन काम करूँगा, यानी हमारी कैपेसिटी हाई है, एबिलिटी हाई है। लेकिन कम एनर्जी है तो 1 घंटे काम करके थक जाऊँगा, एबिलिटी या कैपेसिटी कम है मेरे में। कहने का ये मकसद है कि जो एनर्जी है आपकी, ये कहीं ना कहीं वर्क और एनर्जी आपस में सप्लीमेंट है। अगर आपको कोई भी काम करना है, वर्क करना है, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एनर्जी रखता है तो वर्क करेगा। और यहाँ पर ये भी समझना ज़रूरी है कि एनर्जी कहने का केवल ये मतलब नहीं है कि एनर्जी एक किसी एब्सोल्यूट फॉर्म में मिल रहा है। एनर्जी कई डिफरेंट फॉर्म्स में मिल सकते हैं, तो जिनके बारे में हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो हम ये समझे कि एनी ऑब्जेक्ट विच हैज एनर्जी, ठीक है, acts in form of work। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एनर्जी है वो वर्क के फॉर्म में काम करेगा, वर्क करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो हम लोगों ने समझ लिया कि वर्क क्या होता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि वर्क के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, सॉरी, एनर्जी के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसमें बात करूं तो एनर्जी हमें कहाँ से मिल सकती है? एनर्जी में विंड एनर्जी मिल सकती है, एनर्जी में हाइड्रो पावर, समुद्र में हम लोग वाटर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, टाइडल एनर्जी का यूज करते हैं। तो एनर्जी हमारा सोलर, सन इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, हम लोग यहाँ पे अर्थक्वेक या आपकी जो सुनामी होती है या ये आपका ज्वालामुखी, इनसे एनर्जी को डिराइव करते हैं। यहाँ पे बायोमास, प्लांट्स वगैरह से हम एनर्जी को डिराइव करते हैं। यहाँ पे हम ऑयल का यूज करके, पेट्रोल डीजल का यूज करके गाड़ी चला रहे हैं, ये भी हम एनर्जी ही ले रहे हैं पेट्रोल और डीजल से, ऑयल से। कोयला जला के, न्यूक्लियर रिएक्शंस करा के हम एटम बम जैसी एनर्जी का एक तरह से सोर्स को पैदा कर सकते हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। नेचुरल गैसेज का यूज करके हम सीएनजी गाड़ी में डाल रहे हैं और गाड़ी चल रही है। कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं वो क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इनमें से कुछ सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाती है और कुछ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाती है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है जिनको आप रिन्यू कर सकते हो। रिन्यू का मतलब ये है कि आप इनको फिर से चार्ज करके यूज कर सकते हो। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं, ये कभी ख़त्म ना होने वाली एनर्जी होती हैं, यानी कि नॉन एग्जॉस्टिबल होती हैं। नॉन एग्जॉस्टिबल होती हैं, कहने का मतलब ये है कि ये अनलिमिटेड होती हैं, ये अनलिमिटेड होती हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होती। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होती है वो एग्जॉस्टिबल होती है। एग्जॉस्टिबल का मतलब ये हो गया कि वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, जैसे पेट्रोल डीजल सीएनजी। लेकिन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब जैसे सोलर एनर्जी हमें इन्फिनाइट टाइम से एनर्जी देती आ रही है और आगे भी फ्यूचर में इन्फिनाइट टाइम तक देती रहेगी। अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसे ही बोलते हैं आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की। दोस्तों अब हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के, कि एनर्जी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया जैसे केमिकल एनर्जी हो गया, लाइट एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया,
हीट एनर्जी हो गया, ये सब जो एनर्जीज है ये एनर्जीज के फॉर्म्स हैं। यानी कि जैसे अगर हम बात करें सन, तो सन से हमें रेडिएशन के थ्रू लाइट एनर्जी मिल रहा है, और उसी को मैं सोलर पैनल में चार्ज कर उसे मैं अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज कर रहा हूँ। यानी कि मैंने लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। उसी प्रकार अगर मैं बात करूँ कि मैंने उसी सोलर पैनल से चार्ज हुई बैटरी से, इन्वर्टर से मैंने हीटर जला दिया, तो मैंने लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में चेंज कर दिया। उसी से मैंने टीवी जला दिया, तो हम लोगों ने उसी से लाइट एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया। उसी से हम लोगों ने मिक्सर जला दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया। पंखा जला दिया, मैकेनिकल एनर्जी विंड एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया। कहने का मकसद ये है कि एनर्जी किसी एक फॉर्म में नहीं मिलती, एक फॉर्म में एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इसी को बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। यानी एनर्जी को ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना आप जनरेट कर सकते हो, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हो। इसी को तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। कहने का ये मकसद है कि एनर्जी का कोई एब्सोल्यूट फॉर्म नहीं होता, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक एग्जांपल समझाऊँ आपको, कि इसी बैटरी का यूज करके मैंने टॉर्च जलाया, तो लोग केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में बदल दिया। इसी केमिकल पेट्रोल का यूज करके मैंने गाड़ी चला दिया, मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया। हम लोगों ने बर्गर पिज्जा खा के मैकेनिकल एनर्जी में बदल दिया और उससे हम साइकिल चला रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में बदल दिए, हम लोग अपने घर में बल्ब जलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट एनर्जी में बदल रहे हैं। इसी प्रकार हम इलेक्ट्रिसिटी से हीटर जलाते हैं, हीट एनर्जी में बदल रहे हैं। इसी प्रकार लाइट से हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं। आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, उसमें लाइट एनर्जी चेंज होता है केमिकल एनर्जी में। प्लांट्स उसी प्रकार अपना खाना बनाते हैं उस केमिकल एनर्जी का यूज करके। कहने का मकसद ये है कि जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं वो इनफाइनाइट फॉर्म्स हैं। आप गिनती गिनोगे ना तो आप 1 2 4 6 10 गिना दोगे, उसके बाद भी बचे रहेंगे। इनफाइनाइट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं और ये आपस में ट्रांसफरेबल होते हैं। यानी कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बातें हो रही हैं, तो ये बात जरूर ध्यान रखना है कि एनर्जी कंजर्वेशन के तहत एनर्जी ये माना जाता है कि एनर्जी लॉस नहीं होता। एनर्जी लॉस नहीं होता, एनर्जी केवल कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसका मतलब ये है कि एनर्जी न तो लॉस होता है न जनरेट होता है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि एनर्जी के फॉर्म्स क्या क्या है। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है। तो दोस्तों एसआई यूनिट की बात करें तो मैंने आपको सबसे पहले मैं आपको इंटर रिलेशन बता देता हूँ वर्क और एनर्जी का। दोस्तों मैंने कुछ देर पहले लेक्चर की स्टार्टिंग बताया कि वर्क एंड एनर्जी आपस में एक दूसरे के सप्लीमेंट है। कहने का ये मकसद है कि अगर हमने वर्क किया है तो पक्का हमारे पास एनर्जी रहा होगा, और जब मैं वर्क करूँगा तो जिस बॉडी पे वर्क करूँगा उस बॉडी में एनर्जी स्टोर हो जाता है। आगे की बातें लेक्चर्स में बातें आएंगी ये सब। कहने का मकसद ये है कि आपका वर्क और एनर्जी ये प्रकार के सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इसीलिए इनके जो फॉर्मूले होते हैं वो सेम होते हैं। कहने का मकसद ये है कि वर्क और एनर्जी के फॉर्मूले लगभग सिमिलर होते हैं। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि जो इनकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट्स की बातें, वो क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी वही जो एसआई यूनिट ऑफ वर्क होता है। और आपको पता है एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है? जूल होता है। तो इसका मतलब कि एनर्जी का भी एसआई यूनिट क्या होगा? जूल होगा। हालांकि और भी कई सारी यूनिट्स हैं, जैसे बड़े बात करें तो किलो जूल की बात होगी, 1 किलो जूल, तो 1 किलो जूल में आपके 1000 जूल हो जाएंगे। कहने का ये मकसद है कि एनर्जी और वर्क आपस में इंटरलिंक है, इनके फिजिकल क्वांटिटीज आपस में सिमिलर होने की वजह से इनके एसआई यूनिट्स भी आपस में सेम होते हैं और इनका नेचर भी अपने आप में सेम होता है। तो कहने का ये मकसद है दोस्तों कि वर्क और एनर्जी को आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो, इसी वजह से ये एक प्रकार की सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज है। अच्छा दोस्तों, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अब वर्क और एनर्जी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया।
तो अब दोस्तों हमें समझना होगा इस चैप्टर की कोर बातें, जैसे क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है दोस्तों, मैं आपको एनसीईआरटी में दिए गए एक्टिविटी की बात से समझाता हूँ। दोस्तों ये जो एनसीईआरटी है, पिछले साल की बुक में ये चैप्टर नंबर 11 था और इस साल की बुक में चैप्टर नंबर 10 है। तो जो नई बुक है उसमें ये 10.6 है, जबकि जो कि नई पुरानी बुक है उसमें 11.6 है। तो दोस्तों एक्टिविटी नंबर 10.6 की अगर मैं बात करूं क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट की, तो उसमें एक्टिविटी नंबर 10.6 में ये कहता है कि अगर हमने ये जो सैंड, ये क्या है, सैंड का बेड है। और कैसे सैंड का बेड है, वेट, गीला, समुद्र के किनारे गए और गीला जो है वो समुद्र के किनारे गीला रेता है, बालू है, सैंड है, गीला हुआ है। अब आप बताइए दोस्त कि अगर मैं एक बॉल को गिराता हूँ कितनी हाइट से, 25 सेंटीमीटर हाइट से, तो एक गड्ढा बन जाएगा गिरने के बाद। दूसरी बॉल को गिराता हूँ, इस बार हाइट को मैं 50 सेंटीमीटर रखता हूँ, तो दूसरा गड्ढा बनेगा। तीसरी हाइट को गिराता हूँ, तीसरी बॉल को 1 मीटर की ऊंचाई से गिराता हूँ, तो ये गड्ढा बनेगा। और अगर मैं चौथे केस में हाइट को 1.5 मीटर कर दूं और सेम बॉल को गिराता हूं, तो गड्ढा ऐसा बनेगा। ये जो डिप्रेशन बने हैं, ये जो गड्ढे बने हैं, जरा इनकी डेप्थ को ध्यान से देखिए। जब आप इनकी डेप्थ को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि हाइट बढ़ने की वजह से इनकी जो डेप्थ है वो भी बढ़ रही है। हाइट बढ़ने की वजह से जो इनकी डेप्थ है वो बढ़ रही है। कहने का ये मकसद है कि अगर हाइट को बढ़ा दिया गया है, यहाँ हाइट 25 था, यहाँ हाइट 50 था, यहाँ हाइट 1 था और यहाँ हाइट 1.5 है। कहने का मकसद है कि हाइट को जैसे जैसे बढ़ाया गया, हाइट को जैसे जैसे बढ़ाया गया, मैं ये कहूँगा कि डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, ये जो गड्ढे हैं उनकी डेप्थ बढ़ती गई। तो क्या मकसद है इसका, इसके पीछे की लॉजिक क्या है? तो दोस्तों लॉजिक ये कहता है कि जब मैंने हाइट को यहाँ रखा था तो पृथ्वी से ऊपर रखने की वजह से पृथ्वी पर के द्वारा mg नीचे की ओर लग रहा था और इस बॉल में एक पोटेंशियल एनर्जी था। दोस्तों ये पोटेंशियल एनर्जी का टर्म मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, जो कि अभी आगे आने वाले लेक्चर में यूज होगा। आप ये समझ लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की एनर्जी है जो कि अर्थ की वजह से यहाँ पे आ रही है। कहने का ये मकसद है कि ये जो बॉल है ये 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे था, ये जो बॉल है ये 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। तो कहीं ना कहीं ऊंचाई बढ़ने की वजह से पृथ्वी इसको ज्यादा एनर्जी से खींच रही है, इसको और ज्यादा एनर्जी से, इसको और ज्यादा एनर्जी से। जब इसको पृथ्वी और ज्यादा एनर्जी से खींच रही है तो कहीं ना कहीं ये तेजी से जाके गिरेगा नीचे। जब तेजी से जाके गिरेगा तो गड्ढा भी ज्यादा होगा। तेजी से जाके गिरे का मतलब समझ रहे हो आप, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। कहने का ये मकसद है कि हाइट बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से डिप्रेशन बढ़ गया, डेप्थ ऑफ डिप्रेशन बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है किस पर, वेलोसिटी पर। और जिस प्रकार वेलोसिटी बदलती जाएगी उसी प्रकार ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये बदलता जाएगा। दोस्तों ये 10.6 एक्टिविटी था। ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं 10.7 एक्टिविटी की तरफ ध्यान देते हैं। 10.7 एक्टिविटी की अगर मैं बात करूं, 10.7 एक्टिविटी की, तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है दोस्त एक ट्रॉली है, एक ट्रॉली रही, ये ट्रॉली है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और यहाँ पर इसे रस्सी से बांधा गया है इस ट्रॉली को। और उसके बाद यहाँ पर एक पैन रखा हुआ है, तराजू रखा हुआ है जिस पर एक मास रखी हुई है। दोस्तों जब मैं इस तराजू की कहानी को यहाँ पर मास रखूंगा, ये पुली लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसके थ्रू ये नीचे आना चालू करेगा, ये नीचे आएगा और ये इस तरफ जाएगा। जब ये इस तरफ जाएगा तो ट्रॉली मूव करते 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 इस ब्लॉक पे आके कोलाइड हो जाएगी, टक्कर मारेगी। जब ये टक्कर मारेगी तो ये वाला जो ब्लॉक है ये भी डिस्प्लेस हो जाएगा आगे की तरफ। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी तक सिर्फ ट्रॉली मूव कर रहा था,
ट्रॉली मूव कर रहा था, लेकिन जो ब्लॉक था वो रेस्ट पर था। लेकिन जब मूव करती हुई ट्रॉली आके ब्लॉक से टक्कर खाती है, तो ऐसे केस में जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब कि ट्रॉली ने एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया ब्लॉक के पास, और ये जो एनर्जी है ब्लॉक के पास, उसी एनर्जी का यूज करके ब्लॉक ने वर्क डन दिखाया। क्यों? क्योंकि ब्लॉक ने डिस्प्लेसमेंट शो किया, मूवमेंट किया। इसका मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट शो किया। और डिस्प्लेसमेंट शो किया इसका मतलब क्या है? कि उसने वर्क किया। कहने का मकसद ये है कि चलती हुई ट्रॉली ने अपनी एनर्जी को कोलिजन करने के बाद ट्रांसफर कर दिया ब्लॉक में, और ये जो ब्लॉक है वो इसी एनर्जी को गेन कर कर मूवमेंट करने लग गया, डिस्प्लेसमेंट करने लग गया। ये जो एनर्जी आया है ना ब्लॉक के पास, यही एनर्जी कहलाता है काइनेटिक एनर्जी। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो एक्चुअल में बॉडी के पास आता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, यानी कि मोशन करने की वजह से आता है काइनेटिक एनर्जी। या मैं ये कहूं कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोशन होता है। दोनों बातें सही हैं। तो दोस्तों इस एक्टिविटी में हम लोगों ने बहुत ध्यान से समझा कि अगर हम पैन में मास की संख्या, मास को रखते हैं, पुली के थ्रू ये नीचे की तरफ जाएगा, ये इधर जाएगा और ट्रॉली ब्लॉक में टक्कर मार के ब्लॉक को एनर्जी ट्रांसफर कर देगी, और इस प्रकार जो ट्रॉली मूवमेंट में थी उसने एनर्जी का ट्रांसफर कर दिया ब्लॉक के पास, और ब्लॉक जो कि रेस्ट में था वो एनर्जी का यूज करके डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, और डिस्प्लेसमेंट दिखाने की वजह से ये वर्क डन शो करता है। इससे हम बहुत आसानी से समझ गए कि जो वर्क है वो एनर्जी में वर्क है वो एनर्जी को परफॉर्म किया। अगर वर्क होता तभी एनर्जी होगा, अगर वर्क नहीं है एनर्जी नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ तक के बारे में बातचीत होने के बाद अब मेन क्वेश्चन आता है कि काइनेटिक एनर्जी की डिफिनीशन क्या है। सर आपने बहुत समझा दिया, अब बताओ असली डिफाइन क्या है काइनेटिक एनर्जी के। तो मैं ये कहूँगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो किसी भी बॉडी पे आता है बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं डिफाइन की बात करूं तो मैं बोलूँगा कि काइनेटिक एनर्जी of the body is possessed by the virtue of its motion या movement। यानी कि किसी भी बॉडी के मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से उस बॉडी में काइनेटिक एनर्जी जन्म ले लेती है। उस बॉडी में जो एनर्जी जनरेट हो रही है वही है आपकी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि आप मूवमेंट, कोई भी बॉडी, यूनिवर्स में कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो जरूर उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। विदाउट काइनेटिक एनर्जी कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा जरूरी है मूवमेंट के लिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर मैंने किसी गाड़ी में पीछे से धक्का मारा, मैं मानता हूं कि एक ब्लॉक था जो रुका हुआ था, ये एक ब्लॉक था जो मोशन कर रहा था और दूसरा ब्लॉक था जो रुका हुआ था। ये वाला ब्लॉक जो है रुका हुआ है। अब ये वाला ब्लॉक आया और इस वाले ब्लॉक को, मान लीजिए मैंने इसको ब्लॉक ए बोल रहा हूँ, इसको ब्लॉक बी बोल रहा हूँ, तो ब्लॉक ए आया और ब्लॉक बी को टक्कर मारा, तो ब्लॉक बी जो कि रेस्ट में था वो डिस्प्लेस होने की वजह से क्या दिखाएगा? वर्क डन दिखाएगा। लेकिन दोस्तों इसके आगे की कहानी समझो, जब ये वर्क डन दिखाएगा तो ये ब्लॉक बी जो है वो मूवमेंट करेगा। मूवमेंट करने का रीजन था काइनेटिक एनर्जी, और मूवमेंट को बना के रखना, मूवमेंट बना के रखना भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी मूवमेंट दिखा रही है, इसके पीछे लॉजिक है काइनेटिक एनर्जी का। साथ में ये जो बॉडी है, ये जो मूवमेंट को सस्टेन करके रखी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही सस्टेन करके रखी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विद द सर्टेन वेलोसिटी v इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट टू मेक एक्वायर दैट वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी पाना भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है,
और वेलोसिटी को एक्वायर करके मेंटेन करना भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रहा है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमको मोशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। मतलब हम मोशन करने के पीछे की जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो हमारी काइनेटिक एनर्जी है। साथ में हम मोशन कर पा रहे हैं, लंबे टाइम तक सस्टेन कर पा रहे हैं, वो भी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही पॉसिबल है। तो दोस्तों काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन क्या होती है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं मानता हूं कि एक बॉडी है जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ टाइम बाद इस पर फोर्स किया लगाया गया, इसका वर्क डन जो है किया गया और इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। इस दौरान इसका एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जिसकी वैल्यू a है और इस बॉडी के द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो ऐसे केस में हम डिराइव करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो क्या कहता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। दोस्तों यहां से अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ये s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दोस्तों अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं। इक्वेशन नंबर 1 मान के अब हम लोग वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होगा? तो दोस्तों आपको पता है कि जो बॉडी था वो पहले किससे चल रहा था? u से चल रहा था, ठीक है। उस बॉडी का मास कितना था? m था मान लीजिए, और चल किससे रहा था? u से। इसको मैंने धक्का मार दिया और इसकी वेलोसिटी t टाइम बाद u से v हो गई, ठीक है। u से क्या हो गई? v हो गई। मास अभी भी इसका यही है और इसके दौरान एक्सेलरेशन जो था वो a था और इसने जो डिस्प्लेसमेंट शो किया वो कितना किया? s किया। तो ऐसे केसेज में अगर मैं निकालूं कि मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा इस मास m पर, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों वर्क डन का फॉर्मूला होता है, अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसी बात है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन इनटू में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब दोस्तों ये बताओ, मास तो हमारा m है, एक्सेलरेशन हमारा a है और डिस्प्लेसमेंट जो कि अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा, पिछले स्लाइड में देखा, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। ये देखो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट s क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही तो है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे इस वैल्यू को रख दूंगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a। तो ऐसे केस में दोस्तों ये आपका a से a कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2। ये दोस्तों आया वर्क डन का फॉर्मूला। अब दोस्तों आपको पता है कि जब मैं किसी बॉडी पे वर्क डन करता हूँ तो ये जो वर्क डन है ना, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। अगर मैंने 10 वर्क डन किया है तो काइनेटिक एनर्जी 10 हो जाएगी, एनर्जी लॉस तो होती नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। ऐसे केसेस में ये जो वर्क डन है यही हमारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हमने पहले माना कि इफ इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो 0 है, यानी पहले बॉडी रुका हुआ था, तो ऐसे केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? 1/2 m v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। और यही वर्क डन जो होगा यही हमारी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। यही वर्क डन को हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया जो कि वर्क डन के बराबर होता है और वो फॉर्मूला कितना होगा? हाफ m v स्क्वायर। तो दोस्तों इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से ये समझा कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी और वर्क एक दूसरे पे किस प्रकार डिपेंडेंट होते हैं, एनर्जी और वर्क दोनों स्केलर क्वांटिटी होते हैं, दोनों की SI यूनिट जूल होती है। एनर्जी और वर्क ये आपस में एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल होते हैं,
एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स होती हैं जिनको वर्क करके कन्वर्ट किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हमने ये भी जाना कि एनर्जी कंजर्व रहती है, और उसके बाद हमने कहा कि जो मेन टाइप ऑफ एनर्जी है, मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो होती है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें से हम लोगों ने आज के लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी को बहुत अच्छे से समझा, उनके दो एक्टिविटीज करके उनको फील किया, और उसके साथ साथ उसके फॉर्मूले की डेरिवेशन किया। दोस्तों ये इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और जब हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसी जोश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।